दोस्तों, मेरे पति कभी भी वह खुशी नहीं दे पाते थे जिसकी मुझे उम्मीद थी। जब मैं अपने पति के पास आई, तब से मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं हर दिन अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहती, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी औरत को उसके पति से वह प्यार ना मिले जिसका वह हकदार है, तो उसके कदम किसी और रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जैसे जैसे मेरी जिंदगी में मेरे पति से दूरियां बढ़ती गई, मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। मेरा भाई राहुल, जो हमारे घर पर ही रहता था, अक्सर मुझे छुप छुप के देखता रहता था। एक रात जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, तब मेरा भाई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मेरे भाई कहने लगा, दीदी शर्माओ मत, आज मैं आपको वह खुशी देना चाहता हूँ जो आप चाहती हो। उस वक्त मेरा भाई ने मुझे पूरी रात भर सांस भी नहीं लेने दिया, और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है और मैं अभी 21 साल की हूँ। मुझे लगा कि मैंने शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शादी की पहली रात के बाद मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। मेरी शादी 2 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी की पहली रात को छोड़कर मेरे पति राजेश ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। राजेश हमेशा काम में व्यस्त रहते या दोस्तों के साथ समय बिताते। मेरे मन में सवालों का अंबार था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद राजेश को समय चाहिए होगा, लेकिन यह स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी पुरानी यादें अक्सर मेरे मन में आती। जब मैंने राजेश को पहली बार देखा था, हमारी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी। राजेश की मुस्कान और शालीनता ने मुझे आकर्षित किया था। उनकी बातें और समझदारी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वह एक आदर्श जीवन साथी साबित होंगे। लेकिन शादी के बाद का उनका बदलता हुआ रूप मुझे समझ नहीं आ रहा था। शादी के कुछ महीने बाद मैंने राजेश से बात करने की कोशिश की। मैंने हिम्मत जुटाई और एक रात जब राजेश घर पर थे, उनसे पूछा, राजेश, क्या हमारे बीच कुछ गलत हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? राजेश ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ इतना बोले, मैं काम में बहुत व्यस्त हूं, तुम्हें समझना चाहिए। उनके इस जवाब से मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूं या फिर राकेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। मैंने अपनी सास से बात करने की भी सोची, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वे मुझे ही दोषी न मान ले। मैं और मेरे पति करीब जरूर थे, लेकिन हमारे बीच अब एक पति पत्नी वाली नजदीकियां नहीं थीं। इस प्रकार मेरे पति के ऐसे व्यवहार के कारण मैं अनजाने में ही अपने भाई की ओर आकर्षित हो गई। मेरे चाचा का बड़ा लड़का राहुल, जो हमारे घर पर ही रहता था, राहुल अभी 18 साल का था, लेकिन दिखने में किसी हट्ट-कट्टे मर्द की तरह लगता था। साथ ही साथ वह सुंदर भी था, जिससे मेरी नजर बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। राहुल का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी, राहुल मेरे पास आया और बोला, दीदी, आप कुछ उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? उसकी चिंता भरी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। राहुल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, अगर आपको कभी किसी से बात करने की जरूरत हो तो मैं यहां हूं, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। एक दिन जब राहुल घर आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं उन्हें घर में कहीं नहीं दिखी तो वह मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गया। आते ही बोला, दीदी कैसी हो? बोलते हुए मेरे गले से लग गया। फिर उसने कहा, नए शादीशुदा जोड़े का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? मैंने कहा, अब शादी के 7 महीने गुजर गए हैं, तो अब नया कहाँ रह गया है? अब तो पुराना हो गया है। मेरा भाई राहुल बहुत ही रोमांटिक किस्म का लड़का था, ये मैं जानती थी। इसलिए मैं राहुल को हमारी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। मुझे उससे ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसके सवालों पर मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। अगले दिन तो राहुल शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहा था। उसे इस तरह खुलेआम देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि राहुल अब बच्चा नहीं था, अब वह जवान लड़का हो गया था। राहुल ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने अपने हाथ की चूड़ियां बजाई। उसकी आवाज सुनकर राहुल ने मुझ पर ध्यान दिया। उसे मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर वह कहने लगा, अरे दीदी,
आप यहाँ कोई काम था क्या? तब मैंने उससे कहा, मेरी सास तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा भेजी है। राहुल कहने लगा, दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए आपके सास को काढ़ा बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे आपको कह दिया। राहुल की बात सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि वह मेरी सास के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने राहुल से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तब राहुल ने बताया कि बाहर बहुत ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, इसलिए उसका गला थोड़ा खराब हो रहा था। सर्दी लगने से पहले कुछ गर्म चीजें लेना अच्छा होता है। अपने भाई से बात करते समय मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वह अभी भी बिना कपड़ों के था। मुझे ऐसे देखकर राहुल कहने लगा, दीदी, जब से आप आई हो तब से ऐसे गर्दन झुकाकर क्यों बात कर रही हो? तब मैंने कहा, राहुल, तुम तो बहुत खुले स्वभाव के हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत शर्म आती है। पहले तुम कपड़े पहन लो, फिर मैं सिर उठाऊंगी। जैसे ही राहुल ने कपड़े पहने, मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली और बात करने लगी। मुझे अपने भाई के कमरे में गए 20 मिनट से ज्यादा हो गया था। मैं उसे अदरक का काढ़ा देते हुए कहने लगी, अभी काढ़ा ले लो और जितनी जल्दी हो सके पी लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तभी मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मुझे आपकी जल्दबाजी पसंद नहीं है, आप ध्यान देकर भी नहीं देती हैं। मैंने कहा, राहुल, तुम्हारे जीजा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं अब चलती हूं। इतना कहकर मैं राहुल के कमरे से चली गई। मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रात भर कमरे में थी या नहीं। वह पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। हम एक ही कमरे में सोते थे, मगर मैं फर्श पर सोती थी और मेरे पति अकेले बिस्तर पर सोते थे। मुझे क्या पता था कि मेरा विवाह किस तरह के आदमी से होने वाला था। उदास चेहरा लेकर मैं लेट गई और सो गई। फिर आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है, कोई अंदर से हमें देख रहा है। लेकिन मुझे इतने अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सो गई। अगले दिन सुबह मेरे पति ऑफिस चले गए और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो राहुल था। मैं उसे देखकर चौंक गई। उसकी यह हरकत देखकर मैं उस पर चिल्लाने लगी, राहुल, ये कैसा मजाक है? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी दीदी हूं। मुझे गुस्से में देखकर उसने कहा, दीदी, आप शांत हो जाइए, मुझे तो बस थोड़ा मजाक करना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना नाराज हो जाओगी। उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी राहुल मुझसे बहुत शांति से और मुस्कुराकर बात कर रहा था। मैं जानती थी कि उसका स्वभाव थोड़ा मजाक करने का था। वह सिर्फ मेरा मूड ठीक करने के लिए किचन में आया था। उसने मुझसे कहा, दीदी, आज शाम को हम लोग बाहर घूमने चले। मैं काफी दिनों से बाहर नहीं गया हूं। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। शाम को हम दोनों पास के पार्क में चले गए। वहां की ताजा हवा और प्राकृतिक वातावरण में हमें बहुत अच्छा लगा। राहुल ने मुझे अपनी कॉलेज की बातें बताईं और हम दोनों ने बहुत समय साथ बिताया। उसने मेरी अकेलेपन की भावना को कुछ हद तक कम कर दिया था, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति बढ़ता आकर्षण मुझे चिंतित करने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं। राहुल ने मुझे अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का न्योता दिया। मैंने सोचा कि इससे कुछ समय के लिए मेरा मन बदल जाएगा और मैंने हाँ कर दी। हम दोनों ने साथ में फिल्म देखी और इस दौरान हमने बहुत सारी बातें की। फिल्म के दौरान राहुल ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गई, लेकिन राहुल के स्पर्श में एक अलग ही सुकून था जिसे मैं नकार नहीं पा रही थी। जब मैं राहुल को देखती तो मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। मैं इतनी खूबसूरत और भरे हुए शरीर वाली हूं, उसके बावजूद मेरे पति हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से अपने पति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। मेरे माता पिता को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन सभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति आज या कल तुम्हारा हो ही जाएगा। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पति से बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। मुझे तो मेरे पति ने अभी तक छुआ ही नहीं था। मैं रोज रात को बिस्तर पर एक प्यासी मछली की तरह तड़पती,
लेकिन उससे मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक औरत को उसके पति से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उसी तरह मेरी भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सब बेकार हो चुके थे। एक औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना से पेट नहीं भरता है, उसे इन सब के अलावा कुछ और चाहिए होता है। अगर वह चीज उसे ना मिले तो उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है। उस शाम जब मैं भगवान के सामने दीपक जला रही थी, तब तेज हवा चल रही थी। उस समय घर की खिड़की भी खुली थी। जैसे ही वह खिड़की से तेज हवा अंदर आई, तो उस हवा ने मेरे हाथ का दीपक बुझा दिया। वहां सास मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखना शुरू किया और मुझसे कहने लगी, तुमने शाम को क्या अपशगुन किया था? इस तरह से उल्टा सीधा मुझसे बात करने लगी। मैंने अपनी सास की बात का उत्तर दिए बिना चुपचाप दिए को दोबारा से जला दिया और अपने कमरे में चली गई। तभी तेज हवा के कारण फिर से दीपक बुझ गया। न जाने यह कैसा अपशगुन हो गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीरियड आ गया है। तब मेरे पास घर पर सैनिटरी पैड भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति अब भी घर पर नहीं थे और मैं राहुल को पैड लाने के लिए नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मुझे किसी दूसरे से इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी सास को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकती थी, इसलिए मैं खुद से मेडिकल की ओर चल गई। कुछ देर बाद मैं सैनिटरी पैड लेकर बाहर आई। जब मैं घर आई तो मेरी सास ने मुझे वह चीज हाथ में देखकर बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिया जला दिया, जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मासिक आ गया है। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन सच तो यह था कि मुझे दिया जलाने से पहले पता ही नहीं था कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। उनकी बातें सुनकर मैं कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में पीरियड्स आ गए हैं। मैंने अपनी सास को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थी। सबसे पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मेरी सास ने ऐसी बातें कहकर मेरा माथा सुनकर दिया, जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस समय राजेश घर आए हुए थे, लेकिन वे अपनी मां से कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। जब मेरी सास बात कर रही थी, तो मेरे पति मुझे अनदेखा करके छत पर चले गए। मेरे पति ने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन राहुल मेरी सास से बात करने लगा। राहुल ने कहा, दीदी को इस वक्त तकलीफ हो रही है, आप उनकी मदद करने के बजाय उन्हें और परेशान कर रही हैं। उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी, जिसने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मेरी सास को राहुल की बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दोष देना जारी रखा। राहुल ने फिर कहा, हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें दोष देना चाहिए। दीदी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। राहुल की बातों का मेरी सास पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे थोड़ी देर के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं अपने कमरे में बैठी राहुल की बातों को सुनकर सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर राजेश भी इसी तरह मेरा साथ देते। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक छोटी सी खुशी भी थी कि कम से कम राहुल ने मेरा साथ दिया। कुछ देर बाद राहुल मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देख वह मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछने लगा। वह कुछ कहने वाला था कि बाहर से आवाज आई। राहुल को मेरी सास ने बुलाया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात मेरे पति ने यह भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई थी। उस रात मैं बाहर हॉल में बैठकर रोती रही, मेरी चीख सुनकर। ना तो मेरी सास बाहर आई और ना ही मेरे पति पूरे घर में। सिर्फ राहुल को ही मेरी चिंता थी। मेरी आवाज सुनते ही वह अपने कमरे से हॉल में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया, मेरे आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठकर मुझसे बात करने लगा। वह कहने लगा, दीदी, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूं। ये सुनकर भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। अपनी अलमारी से एक ड्रेस निकालकर मुझे दिया, जो बहुत अच्छा दिख रहा था और मुझे पसंद भी था। फिर उसने कहा, ये ड्रेस मैंने आपके लिए लाया था दीदी। इतना कहने के बाद उसने मुझे हंसाने के लिए गुदगुदी करना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर मैं हंसने लगी। कुछ ही पलों में राहुल ने मेरा रोना बंद कर दिया। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब वह गया और मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आया। राहुल ने कहा, यह दूध पी लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। मैंने दूध पी लिया और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा।
राहुल ने मेरे पास बैठकर मुझे सांत्वना दी। दीदी, आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहुल के इस सहारे ने मुझे थोड़ी राहत दी। उसकी देखभाल और प्यार ने मुझे महसूस कराया कि इस मुश्किल समय में भी किसी का साथ और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका दिया हुआ ड्रेस लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। उन 2-4 दिनों में घर में कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन राहुल मेरी तरफ ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरी और मेरी इज्जत का ख्याल रख सके, साथ ही मुझे वह खुशी दे सके जो एक औरत को उसके मर्द से चाहिए। अब वह हर रात मेरी सास और मेरे पति के सो जाने के बाद हल्दी वाला दूध मेरे लिए लाने लगा था। वह मुझे अपने कमरे में बुलाता और तरह तरह के चुटकुले सुनाता था। उस घर में मेरी मौजूदगी का एहसास अगर किसी को था तो सिर्फ मेरे भाई राहुल को था, लेकिन भाई की चिंता धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद राजेश अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। इस बीच मेरी सास सत्संग कर रही होती थी, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। तब घर में मैं और मेरा भाई राहुल ही होते थे। पिछले कुछ दिनों में राहुल के साथ मेरा रिश्ता ठीक ठाक रहा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले ही थे। आज मैं राहुल के कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में थी। राहुल भी मेरे कमरे में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। तभी राहुल ने मुझसे कहा, दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का सही जवाब देना। पहले आप वादा करो। मैं सोचने लगी कि राहुल हमेशा मजाक करते रहते हैं, इसलिए अब भी वह मजाक वाला ही सवाल करेगा। यही सोचकर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके सवाल का सही जवाब दूंगी। राहुल ने मुझसे जो सवाल पूछा उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। राहुल ने बोलना शुरू किया, मैं जानना चाहता हूं दीदी कि आपके और जीजा जी के बीच रिश्ता वास्तव में कैसा है। क्या यह सच है कि जीजा जी बिस्तर पर सोते हैं और आप नीचे फर्श पर सोती हैं? ऐसा सवाल सुनते ही मैं राहुल को उत्तर देने से बचने लगी, लेकिन वह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह जानता था कि मैं उत्तर नहीं दूंगी। फिर भी उसने सामने से कहा कि दीदी, आप और जीजू जी एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं, पर क्या यह सच है कि जीजा जी बिस्तर पर सोते हैं और आप नीचे फर्श पर? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि इसे यह सब कैसे मालूम है कि हम कहाँ सोते हैं, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि वही तो घर में था जो मेरा ख्याल रख रहा था। मैं राहुल की बात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, सिर झुकाए बैठी थी कि तभी राहुल मेरे पास आया और कहने लगा, दीदी, मैं रोज आपकी उदासी देखता हूं, लेकिन मेरी आपसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। आज घर में हम दोनों ही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज आपको अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। उसकी सहानुभूति देखकर मेरा दिल भर आया और मैं जोर जोर से सिसक कर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैं शादी के बाद से पतिव्रता हूं, फिर भी अपने पति के साथ खुश नहीं हूं। जब से इस घर में आई हूं, तुम्हारे जीजा ने मुझे अब तक नहीं छुआ है। मैं कितने सपने लेकर यहाँ आई थी, लेकिन मेरे सारे सपने, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि राहुल मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। राहुल ने कहा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। दीदी, एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि वह उसे खुश और संतुष्ट रखें, लेकिन वह आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप भी वह खुशी चाहती होंगी जो हर शादीशुदा महिला को उसका पति देता है। उसकी बातों में सच्चाई और संवेदनशीलता थी। उसने आगे कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको वह खुशी देने के लिए तैयार हूं जो आप चाहती हैं। मेरे पति और सास दोनों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। मेरी सास के साथ बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि वे गलत कर रही थी। चाहे पत्नी मोटी हो या काली, पत्नी तो पत्नी ही होती है, जो आपके साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। इस पूरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान का महत्व कितना अधिक होता है। राहुल के समर्थन और मार्गदर्शन ने मेरे परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम सभी मिलकर एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीने के लिए तत्पर हैं। यह परिवर्तन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने मुझे आत्मसम्मान और खुशी की एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।